नाजरीन आदाब, भोपाल दूरदर्शन की जानिब से मैं फरमान ज़ियाई आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आप जानते हैं कि हम उर्दू बज़्म में ऐसी शख्सियतों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने ख़ासा मकाम हासिल किया हुआ है और किसी मौजू पर भी गुफ्तगू करते हैं जो सेहरा महफूज हुआ करती है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने तकरीबन 4 दहाइयों से उर्दू शायरी में अपना मकाम हासिल किया हुआ है और मोतबर शायरी आपके सामने पेश भी करेंगे। वो उनसे हम भी सुनेंगे और आप भी सुनिएगा। उनका नाम है ज़िया फ़ारूक़ी साहब। ज़िया फ़ारूक़ी साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम उर्दू बज़्म में। शुक्रिया। ज़िया भाई, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका वतन पैदाइश कहाँ का है और कहाँ आपकी तालीम हुई और भोपाल में यहाँ पर किस तरह सुकूनत इख्तियार की? मैं ज़रा थोड़ी तफसील से बताऊँगा। जी जी। जैसे मेरी पैदाइश और हिंदुस्तान की आज़ादी का तकरीबन एक ही दौर है। क्या बात है। 12 सितंबर 1947 को मैं पैदा हुआ। क्या बात है। 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। क्या बात। हालांकि सरकारी तौर से मेरी 1 अगस्त ही लिखी हुई है, कैसे लिखी क्या जी, वल्लाह आलम। बहरकैफ मैंने जिस दौर में आंखें खोली, मैं संदीला एक अवध में एक कस्बा है जी लखनऊ के करीब, जी मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जी एक इल्मी घराना मेरा था जी। जहाँ खुदा का शुक्र है इल्म और अमारत दोनों थी। क्या बात है। जहाँ मैंने आंखें खोली, उनकी अपनी कदरें थी ज़िंदगी की। हाँ बेशक। ज़िंदगी गुजारने की। जी जी। तो लेकिन ये कि एक माहौल था जहाँ दिल्ली में पंखे लगे हुए थे झालर वाले, बिजली नहीं थी, लालटेनें जलती थी। क्या बात। कोई ट्रांजिस्टर और रेडियो का सवाल ही नहीं था। अगर कहीं रेडियो था भी तो मर्दाने में था, होते नहीं सुन सकती। अरे वाह। वो इस तरह का एक माहौल उस दौर का बड़े घरों में। तो मेरी परवरिश कुछ इसी किस्म की हुई। जी। किताबें शुरू से मुझे दिखाई दी आँख खोल के घर में, तो किताबों से मेरा इश्क रहा। क्या बात है। वाह वाह। 6-7 साल की उम्र से मुझे लाइब्रेरी भेजा जाने लगा, स्कूल के अलावा भी शाम को। अच्छा। फिर टहलने जो बच्चे जाते हैं एक मुलाजिम के साथ, तो मैं लाइब्रेरी भेज दिया जाता था पड़ोस की। मैं वहाँ बैठता था, ये रिसाला उठाया, वो किताब उठाई और चला आया। हाँ, वर्क इधर से उधर पलटते थे। जी। तो कुछ इस तरह की इस माहौल में मेरी आंखें खुली। जी। वो किसी दानिशवर ने कहा है ना कि 18-20 साल की उम्र ज़िंदगी की ऐसी होती जब इंसान इक़दार ख़रीदता है। क्या बात है। तो मैंने वो इक़दार ख़रीदी संदीले के माहौल में। सजीले में। फिर मैं हाई स्कूल इंटर करके मैं कानपुर आ गया, यहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया, मुलाजमतें की 2-3। जी जी। आखिर में मैं ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से रिटायर हुआ। जी। लेकिन अदब का जो एक जरासीम मेरे अंदर थे वो हमेशा मेरे अंदर है। जब मैं 7वीं-8वीं में पढ़ता था और इंग्लैंड लेटर चला करते थे, तो छुट्टियों में मैं जब ननिहाल जाता था, एक करीब में है पुराना कस्बा गोपामऊ, जी जी, तो ननिहाल हम लोग जाते थे जी। वहाँ से मैं दोस्तों को ख़त इंग्लैंड पे मंजूम लिखा करता था। क्या बात। अब वो नज़्म क्या होती होगी वल्लाह आलम। हाँ, उस दौर की बात मेरे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन कोशिश ये करता था कि मुजस्सा और मुकफ़ा नज़्म दोस्तों को लिखूं कि याद आता है वो फारूक जो मुल्ला था कभी, याद आता है वो इस तरह की तुकबंदी आपने। तो एक मिजाज था मेरा शुरू से ही। जी जी। लेकिन बाद में जब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे मुस्तकिल मुताले में रहीं थोड़ा बड़े होने के बाद, जी, 20वीं सदी जैसे पॉपुलर अदब तो था ही कि जासूसी दुनिया कौन ऐसा था जो नहीं पढ़ रहा था, मैं भी पढ़ रहा था। जी हाँ। लेकिन उसके साथ ही साथ मेरे मुताले में मुस्तकिल ब्लिट्ज रहता था। अच्छा। मुस्तकिल 20वीं सदी रहता था, या वो छोटे उस ज़माने के जो नाविल नसीम बुक डिपो से छपा करते थे, शाये होते थे। जी जी। वो आमतौर से मुझे मिल जाते थे क्योंकि नसीम साहब के यहाँ से कुछ वो थे जी, मरासिम। जी, नूर हसन हाशमी साहब वगैरह हमारे अजीज़ों में सब थे लखनऊ में। जी, तो ये सब जो एक माहौल मुझे मिला पढ़े लिखे लोगों का। मेरे अपने नाना थे, वो काबिल आदमी थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बड़ी पोस्ट पे थे, प्रोफेसर थे। तो वो कुछ इल्मी गुफ्तगू जो होती थी शायरी के अलावा, कुछ हालांकि कुछ भले ही न समझ में आए, लेकिन नुज़हतुल ख़वातीर का उनकी मौलाना अबुल हसन अली नदवी के वालिद हकीम अब्दुल हई साहब का नाम मैंने बचपन से सुना है। बाद में पता चला ये है क्या चीज़। मासूरुल कलाम मौलाना आज़ाद के नाम सुनता चला आया, है क्या चीज़ ये तो बाद में मालूम हुआ। जी जी।
लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरह की किताबों से कान आशना बुज़ुर्गों की वजह से रहे। जी 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 जी। तो मिजाज में मुताला रहा। शायरी भी मैंने की। शायरी की तरफ कैसे मुतवज्जे हुए? शुरू में मैंने अफसाने लिखे। हम्म। वो हुआ ये था कि मेरे वालिद 2-3 साल बीमार रहे। मैं उनकी खिदमत में हाजिर रहता था मुस्तकिल बाहर मदाने में। तो अब बैठ के क्या करना, तो अलग मेज़ पे बैठा मैं अफसाने लिखा करता था। जी जी। जहाँ से वो अफसाने वो 19-20 साल की उम्र के, वो मैंने शाये भी कराए अपने मजमुआ। बाद में भी अफसाने लिखे, लेकिन वो दोस्तों की राय हुई कि नहीं ये शुरू के हैं इनको शायद, तो वो बहरहाल अफसाने शाये हुए। जी। इसी तरह से मैं शायरी भी करता रहा। बाद में संजीदगी से मज़ामीन मैंने हमेशा लिखे। जब शायरी नहीं कर रहा था तब भी मैं मज़ामीन लिखा करता था, किसी की शायरी पे, किसी वाक़ये पे, या कहीं पढ़ना हुआ तो शायरी बहरहाल बाद में शुरू की। नज़में मेरी पसंदीदा रहीं हमेशा से। मुझे फैज़ पसंद थे, मुझे मखदूम मोहिउद्दीन पसंद थे, ये तरक्की पसंद जितने भी थे ये मेरे सब पसंदीदा शायर थे। तो कोई ऐसी गज़ल आपकी जो मशहूर ज़माना भी रही हो और आपको भी बेहद पसंद हो, तो हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे। आप एक कोई गज़ल सुना के मैंने कही हैं, जैसे कि का सिलसिला तो चलता रहेगा, एक गज़ल हो जाए। जी। क्या बताएं हम पसे गर्दे सफ़र क्या छोड़ आए, अपनी आंखें छोड़ आए उसका चेहरा छोड़ आए। क्या बात है। क्या बताएं हम पसे गर्दे सफ़र क्या छोड़ आए, अपनी आंखें छोड़ आए उसका चेहरा छोड़ आए। देखिए कब तक की आवाज़ें जगाती हैं हमें, देखिए कब तक ये आवाज़ें जगाती हैं हमें, नींद में हैं और बाहर एक तमाशा छोड़ आए। वाह 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 वाह। नींद में हैं और बाहर एक तमाशा छोड़ आए। जी। और याद अब कुछ भी नहीं क्या क्या मिला था राह में, याद अब कुछ भी नहीं क्या क्या मिला था राह में, चंद ख्वाबों के सवा सारा असासा छोड़ आए। क्या बात है। चंद ख्वाबों के सवा सारा असासा छोड़ आए, और पूछते फिरते हैं लोगों से पता अपना दिया, पूछते फिरते हैं लोगों से पता अपना दिया, और जिस पे तकिया था बुजुर्गों का वो तकिया छोड़ आए। क्या बात है। वाह वाह। जिस पे तकिया था बुजुर्गों का वो तकिया छोड़ तो वो ये था, चूंकि मैं खानकाह से भी थोड़ा जुड़ा रहा हमेशा। जी जी। काकोरी और खैराबाद ये तमाम सब बड़े सूफीज़्म से ताल्लुक़ रहा आपका। जी। तो मेरा ताल्लुक़ रहा काकोरी शरीफ से। जी जी। तो इसलिए वो कहीं मिजाज वो भी था मेरा। जी। तो या जैसे मैं आपको एक शेर सुनाऊं कि एक मुद्दत हुई मैं फ़कीर हवस अपने तकिए से बाहर गया ही नहीं। वाह वाह वाह। एक मुद्दत हुई मैं फ़कीर हवस अपने तकिए से बाहर गया ही नहीं, और जब भी चाहा कि निकलूं तो रुसवाई भी मुस्कुराती हुई साथ मेरे चली। वाह वाह वाह। जब भी चाहा कि निकलूं तो रुसवाई भी मुस्कुराती हुई साथ मेरे चली। तो ये मेरा अपना एक पसंदीदा रंग था जी, जो जी। कहीं ना कहीं मेरी शायरी में वो आ जाता है अपने आप। जी। आपने मखदूम को भी पढ़ा है। हाँ? और मखदूम से मुतासिर भी हुए हैं। मुतासिर हुए, फैज़ से ज़्यादा हुए। जी जी। अच्छा। ये सागर शीशे लालो गोहर सालिम हो तो कीमत देते हैं। हाँ। या कोई फैज़ साहब की नज़्म आपको कोई याद हो तो थोड़ी सी नाजरीन सुनना चाहिए। ये सागर शीशे लालो गोहर सालिम हो तो कीमत देते हैं, और टुकड़े टुकड़े हो तो फ़कत चुपते हैं लहू रुलवाते हैं। तुम नाहक शीशे चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं क्या आस लगाए बैठे हो। फैज़ की मुझे बहुत सी याद थी। जी 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 जी। और मैंने शायद फैज़ पे लिखा भी कहीं। अच्छा, आपने जो शायरी शुरू की ये कौन सी सिन्फ आपको ज़्यादा पसंद रही? मैंने नज़में शुरू की थी, मैंने आपसे बताया। नज़मों के बाद मैं गज़ल में आया। जी जी। मैंने उस्ताद किसी को नहीं बनाया। अच्छा। और सारी ज़िंदगी सारे दोस्त मेरे उस्ताद रहे। क्या बात है। वो ये सबसे पहले तो आपकी किताब उस्ताद रही है, मुताला आपका उस्ताद ज़्यादा रहा। हाँ, नहीं उसके अलावा किताबें। जी। मैंने जब दोस्तों के बीच में बैठा और मैंने अपने अशार सुनाए, और अगर दोस्तों ने कोई मशवरा दिया कि भाई ये लफ्ज़ यहाँ मज़ा नहीं दे रहा है या फीका पड़ रहा है, तो मैंने उनके मशवरे को मान भी लिया। अगर मानने वाला हुआ, नहीं मानने वाला हुआ, आपका कोई नहीं उस्ताद था, बाज़ाब्ता कोई नहीं था। जी जी। बाकायदा शायरी में नहीं, वैसे तो मेरे शायर बगैर उस्ताद के यहाँ तक नहीं आया हूँ। जी 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 जी। लेकिन बाकायदा शायरी में मैंने जानुए अदब किसी के सामने तय नहीं किया। फैज़ अहमद फैज़ साहब का जिक्र किया नज़्म का, और आप नज़मी ज़्यादा आपको पसंद रही है, गज़ल आप बाद में लिखने आए हैं,
तो कोई बेहतरीन नज़्म हमारे नाज़रीन को सुना आपकी कोई पसंद? मैं नज़में मेरी बहुत सी हैं, लेकिन एक जी, नज़्म है भोपाल पे आपकी कोई छोटे तालाब भोपाल पे भी कोई आपकी लिखी हाँ, हुई मैंने है? भोपाल भी तो अभी गई है। हाँ, वही सुना है, ताज़ा है वो। भोपाल पे तो बड़े तालाब, भोपाल ने मुझे बड़ा मुतासिर किया। अच्छा अच्छा। भोपाल से मेरा क्या ताल्लुक़ है, इस पर मैं रोशनी डालूंगा जी जी जी। आपको। सुनिए कि ऐ बड़े तालाब, ऐ आबी ज़ख़ीरे के अमीन। क्या बात है। ऐ बड़े तालाब, ये आबी ज़ख़ीरे के अमीन ये शायद आपको नया लगा नया हो, लफ्ज़ है, जी हाँ। वरना आमतौर से लोगों ने ये अमानत दी नहीं है पानी को। ऐ बड़े तालाब, ऐ आबी ज़ख़ीरे के अमीन, तेरे शफ़ाफ़ पानी में ये क्या तासीर है। क्या बात है। तेरे शफ़ाफ़ पानी में ये क्या तासीर है, क्यों ठहर जाता है रहरो देख कर तेरा जमाल। क्यों ठहर जाता है रहरो देख कर तेरा जमाल, क्यों पकड़ लेते हैं कदमों को तेरे ये सब्ज़ादार। क्या बात है। क्यों पकड़ लेते हैं कदमों को तेरे ये सब्ज़ादार, आब लज़ीज़ा पे तेरे क्या लिखा है ये बता। वाह वाह वाह। आब लज़ीज़ा पे तेरे क्या लिखा है, क्या लिखा है ये बता, जिसका एक एक हर्फ पढ़ने में गुजर जाती है उम्र। जिसका एक एक हर्फ पढ़ने में गुजर जाती है उम्र, फिर भी खुलता ही नहीं है राज तेरे हुस्न का। फिर भी खुलता ही नहीं है राज तेरे हुस्न का, फिर भी जाता ही नहीं है तेरा ये आबी तिलिस। फिर भी जाता ही नहीं है तेरा ये आबी तिलिस, कितनी सदियों की तमाज़त तेरे इस पानी में है। क्या बात है। कितने सदियों की तमाज़त तेरे इस पानी में है, कितने मौसम करवटें लेते हैं लहरों में तेरी। क्या बात है। कितने मौसम करवटें लेते हैं लहरों में तेरी। ऐ बड़े तालाब, ऐ तू ही बता क्या रमज़ है। क्या बात है। वाह। ऐ बड़े तालाब, तू ही बता क्या रमज़ है, क्यों तुझे घेरे हुए हैं ये पहाड़ी सिलसिले। क्या बात है। क्यों तुझे घेरे हुए हैं ये पहाड़ी सिलसिले, क्यों सजा रखे हैं तूने हर तरफ ये सब्ज़ादार। क्यों सजा रखे हैं तूने हर तरफ ये सब्ज़ादार, तू न झीझों है ना है दरियाए टेम्स। तू न झीझों है ना है दरियाए टेम्स, फिर भी तेरे साहिलों पर हुस्न है। फिर भी साहिल पर तेरे कुर्बान है हुस्ने बेकरां। फिर भी साहिल पर तेरे कुर्बान है हुस्ने बेकरां, फिर भी सीने पर तेरे रक्सा है कितनी कश्तियाँ। फिर भी सीने पर तेरे रक्सा है कितनी कश्तियाँ, फिर भी कैफे ज़िंदगी है तेरी मौजों में रमा। ऐ बड़े तालाब, ऐ आबी ज़ख़ीरे के अमीन। वाह 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 वाह। तुझको कुछ मालूम भी है अपनी तारीख़ हसी। तुझको कुछ मालूम भी है अपनी तारीख़ हसी, कितनी तहजीबों का शाहिद है तेरा आबे रवा। क्या बात है। कितनी तहजीबों का शाहिद है तेरा आबे रवा, कितने जज्बों की तहारत तेरी इन लहरों में है। कितने जज्बों की तहारत तेरी इन लहरों में है, कितने मौसम हो गए शादाब आंचल से तेरे। क्या बात है। और काफिले कितने तेरे दामन में आकर बस गए। वाह 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 वाह। ऐ बड़े तालाब, ऐ आबी ज़ख़ीरे के अमीन, कैसे कैसे गौहरे नायाब तेरे इश्क में हो के बेकीमत तेरी आगोश में गुम हो गए। ऐ बड़े तालाब, ऐ आबी ज़ख़ीरे के अमीन, तेरे पहलू में है ख्वाबीदा वो अहले इश्क भी, जिनके तीशे ने काटे झोल के कोहरे गरा। जिनकी हिम्मत ने बसाई हैं यहाँ पर बस्तियाँ, बस्तियों में प्यार के चश्मे ही हैं अरसू रवां, जिन पे काबिज़ हैं मगर अब वक्त की सफाकियाँ। क्या बात है। वाह वाह। जिन पे काबिज़ हैं मगर अब वक्त की सफाकियाँ, वक्त की सफाकियों का एक शाहिद तू भी है, वक्त की सफाकियों का एक शाहिद मैं भी हूँ। ऐ बड़े तालाब, फिर भी है तालाब, ऐ आबी ज़ख़ीरे के अमीन, यूँ तो तेरा ये जमा पैकर बज़ाहिर ताल है, दर हकीकत तू वक़ारे अज़मत भोपाल है। क्या बात है। दर हकीकत तू वक़ारो अज़मत भोपाल है। ऐ बड़े तालाब, ऐ आबी ज़ख़ीरे के। बहुत खूबसूरत नज़्म आपने लिखी है, और तालाब की जो खूबियाँ आपने फरमान यही साहब, मेरा मामला ये है जी कि मेरे वालिद जी 1886 में अपने ख़ानदान के साथ अपनी माँ की गोद में भोपाल आए थे। अरे वाह। मेरे दादा का इंतकाल हो गया था, मेरे वालिद के बड़े भाई
और उनके चचा वगैरह सब यहाँ रियासत में मौजूद थे और वो थे अच्छी पोस्टों पे थे, एक जागीरदार थे और एक थे ये वो, इस तरह से सब यहाँ सेटल थे। तो मेरे वालिदा दादी मेरी अपने बच्चों को लेके भोपाल आ गई थी। मेरे वालिद ने यहीं तालीम हासिल की, यहीं शादी ब्याह हुआ, यहीं बच्चे हुए, यहीं पहली बीवी का इंतकाल हुआ। उसके बाद वो क्योंकि संदीले में भी काफ़ी जायदाद थी, हालात ख़राब हो रहे थे, दूसरी जंग अजीम के बाद खुसूसन बहुत हालात बदले। तो ये ख़ानदान दूसरे बड़े चचा वगैरह रिटायर हो गए थे, तहसीलदार थे यहाँ और एक थानेदार थे। ये लोग रिटायर हो गए तो ये हुआ चलो वतन वापस चलते हैं, जहाँ से ये लोग सब वहाँ गए। फिर वालिद ने मेरी दूसरी शादी की, तब हम लोग पैदा हुए। तो ये एक लंबी कहानी है। तो कहने का मतलब ये कि भोपाल से हमारा ताल्लुक बहुत बड़ा कदीम है, सिकंदर जहां बेगम के ज़माने का। इसीलिए आपने खूबसूरत नज़्म जो है भोपाल तालाब पर लिख दी, क्योंकि तो काफ़ी करीब से देखा। सिकंदर जहां बेगम के ज़माने। अच्छा। अब मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा था कि क्योंकि रिवायती शायरी और आज जदीद शायरी और अब तो माबद जदीद के बाद भी शायरी हो रही है, तो इसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्योंकि शायरी जो पुराने दौर में हुआ करती थी वो और आज, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं, ये दौर भी आप देख रहे हैं, तो क्या फ़र्क महसूस आपको लगता है? देखिए, शायरी दो तरह की हर दौर में हुई जी। एक मशहूर शायरी, हाँ, पॉपुलर, हाँ, और एक बड़ी शायरी। वो जो पहले दबिस्तान हुआ करते थे, लखनऊ या दिल्ली, तो ही दबिस्तान, बाकी तो ज़बरदस्ती के समय हैं। लेकिन एक्चुअली दो ही दबिस्तान शिनाख्त किए गए ज़बरदस्ती। जी। लेकिन फिर हुआ ये कि अबुल अला वो जो थे नातिक लखनवी और अजीज़ लखनवी और ये इन लोगों ने मिल के 1900 कुछ में या 1800 समथिंग लास्ट में कोशिश ये की कि एक नया ये तोता मैना हो, कमर हो, इससे निकला जाए, चौचे यहाँ। अच्छा, दिल्ली की शायरी में हमेशा एक बकौल किसी के कि मर्दाना आहंग था दिल्ली लखनऊ के मुकाबले में। जी हाँ, लखनऊ में नहीं था। हाँ, तो उसको उन्होंने किसी हद तक अडॉप्ट किया। दूसरे हाली की शायरी जो थी उसने एक सोचने पे मजबूर कर दिया था नज़मों की तरफ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इन लोगों ने जो कोशिशें की तो एक नया लहजा तो उभर के आया था। फिर तरक्की पसंद तहरीक आ गई, सज्जाद ज़हीर साहब आए और ये हो सब, सदा जाफरी हो, हमारे फैज़ हो साहब हो, ये तमाम लोग, मखदूम मोहिउद्दीन। तो नज़मों का जहाँ एक रवाज हुआ वहीं गज़ल में भी एक नया आहंग आने लगा। जी, वो जो तरक्की पसंद तहरीक के तहत गज़लें हो रही थी उसको मजरूह भी नहीं निभा पाए। मजरूह साहब भी उस तरक्की पसंदी को नहीं निभा पाए। उन्होंने भी कहना पड़ा कि मज़हब तो बस मज़हब दिल है, बाकी सब गुमराही है। मुझसे कहा जिब्रील जुनून ने, ये भी वही इलाही है, मज़हब तो बस मज़हब दिल है, बाकी सब गुमराही है। क्या बात है। हालांकि जानिसार अख्तर भी यहाँ आए कि हमसे भागा न करो दूर ग़िज़ालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। उन्होंने यहाँ भी तरक्की पसंद मिजाज जो था वो लाए कि और क्या मुझको मिला है, मेरी मेहनत का सिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह। तो ये जानिसार का अपना मिजाज था। लेकिन उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं गज़ल को पहुँच रहा था। जो सन 60 के आसपास जदीद गज़ल का शोर उठा, हालांकि ये तो पहले चला आ रहा था बाहर से, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने उसमें, हमारे फारूकी साहब ज़ाहिर सकील हैं, उन्होंने बाकायदा एक मैगज़ीन निकाला शफून, और इस काज को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि शुरू में बहुत कुछ ऐसा उसमें आया जिसको अदब मानने का जी नहीं चाहता आज भी। हाँ, सही बात, क्योंकि वो सब होता रहा। शायरी में उस्तादी दिखाई जाने लगी हैं, उस्तादी का तो उस्तादी ज़्यादा कर दिया हुआ। जी, खिड़की का पर्दा खींच दिया, रात हो गई, सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा। अब इसको आप कुछ भी माने पहना दीजिए, लेकिन ज़हन कबूल नहीं करता है। सही बात, साफ बात तो ये है। या
इस पर तो निदा फाजली साहब ने खुद भी कहा था कि मैंने तो कह दिया जो ऐसे यूं ही थोड़ा मिरोड़ी रहेगी तो काहे को अंगिया निगोड़ी रहेगी। हाँ, तो यहाँ तक कही गई बात। जी जी या जफर इकबाल ने जो कुछ कहा मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता जी हूँ। जी नहीं जरूर। तो वो सब शायरी नहीं थी, जी जी जी। लेकिन ये लोग धार रख रहे थे तलवार पे। मेरा सवाल आपसे फिर भी यही है कि आपको दोनों में फ़र्क महसूस होता तो आप किसको सही समझते हैं? मैंने एक वो लहजा जो 80 के बाद उभर के आया गज़ल में, जी, उसमें ये सब चीज़ें थीं। यानी वो दाखिली कैफियत या कर्ब जिसको शुरू के लोग या तजुर्बे के में से गुजर रहे थे, जी जी जी। उस तजुर्बे से गुजर के जब जो शायरी आई मैंने उसको अपनाया, बहुत अच्छे, उस तजुर्बे से गुजर गया। जी 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 जिसको बशीर बद्र भी कहीं कर चुके थे जी, जी। या और लोग कर रहे थे। बशीर साहब के यहाँ भी तजुर्बे से गुजर के उनके यहाँ जो कुछ भी है वो तजुर्बे से गुजरा हुआ है। जी 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 कुछ थोड़ा बहुत आपको मिलेगा लेकिन ज़्यादातर। जी जी जी। मेरे यहाँ मामला ये है कि मैंने इजाफतों को जायज़ रखा, अलामतों को जायज़ रखा, मैंने उनसे इज्तनाब नहीं किया। जबकि जदीद शायरों ने बहुत से इससे इज्तनाब किया कि नहीं साहब इजाफतें नहीं होना चाहिए। जी, मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था क्योंकि वक्त की हमारे पास तंगी है जी। हमारे नए लिखने वालों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे क्योंकि शायरी में? जी, नए लिखने वालों से देखिए, आज तो नए लिखने वाले जो हैं वो रात को सोना के सुबह उठना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं मार्किट हो जाए अंग्रेजी में और उर्दू में कम से कम प्रेमचंद के तो आगे खड़े हों। अरे वाह वाह वाह। लेकिन ये सब इस तरह मिलता नहीं है। मेहनत करनी पड़ती। हमें ज़्यादा मुताला करना चाहिए। जी, वो बकौल मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब के कि हम जब 100-200 सफ़ात पढ़ लें तब एक सफ़ा लिखना चाहिए। वाह वाह। हमारा मसला ये है कि हम एक सफ़ा पढ़ते हैं और 10 सफ़े लिखना चाहते हैं। जी, तो जी, नई नस्ल के लिए मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा पढ़िए। और पढ़ने के लिए कोई एक ये नहीं कि साहब हम सिर्फ शायरी पढ़ रहे हैं। अगर आपको अच्छी शायरी करनी है तो आपको नस्र और अफसाने भी पढ़ना पड़ेंगे। आपको सैयद मोहम्मद अशरफ के अफसाने पढ़ने पड़ेंगे। आपको शमसुल रहमान फारूकी का नावल पढ़ना पड़ेगा। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया फारूकी साहब, आपने बहुत सेहरामेज़ गुफ्तगू हमारे नाजरीन को सुनाई और अपनी गज़लें भी सुनाई। ये थे नाजरीन ज़िया फारूकी साहब जो कई दहाइयों से उर्दू अदब के मैदान में अपना मकाम हासिल किए होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आदाब।